वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम लोग को अपना नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने जो है दैट इज डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। इससे पहले कि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स बताऊं, हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, क्लियर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैंने बताया था तो आपको भीष्म पितामह का एग्जाम्पल दिया था। उसमें मैंने बोला था जैसे ये भीष्म पितामह लेटे हैं, और भीष्म पितामह के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं तो हमें एक ही बात दिमाग में आती है कि वो बाणों की सैया पे लेटे हैं। काय पे लेटे हैं? तो ये भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे लेटे हैं। याद आ रहा है सीन? तो ये भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह को मैं सरफेस मान लूं, सरफेस, सतह, पृष्ठ, और ये जो है, जो बाण हैं, एरोज हैं, राइट, इनको मैं मान रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है ये मैं बात जो कर रहा हूं आपसे वो चैप्टर नंबर 1 की कर रहा हूं। अब भैया जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर किसी जगह है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के, भीष्म पितामह की बॉडी सरफेस का काम कर रही है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बताया था द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर पास कर रही हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? ये मैंने बताया था आपको चैप्टर 1 में। अगेन आई रिपीट, the total number of electric lines of forces which is passing normally through a surface in an electric field is called electric flux. Electric flux को हमने लेटर phi से डिनोट किया था और हमारा रिलेशन था phi बराबर EA cos थीटा, अगर चैप्टर 1 का आपको याद हो तो। फिर मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि मान के चलिए भीष्म पितामह की पूरी बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालना हमें केवल भीष्म पितामह की बॉडी के एक छोटे से पार्ट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिखते थे, डी फाई बराबर EDA cos थीटा। याद है आप सभी को? छोटे से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो डी फाई बराबर EDA cos थीटा। पूरे का अगर निकालना होता था तो हम क्या करते थे? इंटीग्रेशन, और इसी का इंटीग्रेशन कर देते थे तो ये आता था। ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में। सेम कहानी यहां पर है, यहां कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर? जैसा सरफेस यहां था वैसा ही सरफेस मैंने यहां बना दिया, भीष्म पितामह। बस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जगह क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर? और जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? अगेन आई रिपीट, देखो भाई ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद है। Again I repeat, the total number of magnetic lines of forces which is passing normally through a surface in a magnetic field is called magnetic flux. Magnetic flux को भी लेटर phi से ही डिनोट करते हैं। अब बताओ, आप ही बताओ, इससे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया की जगह एरिया, बाकी का सब एज इट इज। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का, phi बराबर BA cos थीटा। स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो डी फाई बराबर BDA cos थीटा। आपको नहीं लगता बिल्कुल सेम वैसा ही है? बोले भैया, क्लियर है? अगेन आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? फॉर्मूला है phi बराबर BA cos थीटा। किसी ने अगर मुझे बोला कि भैया ये जो फॉर्मूला लिखा है इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो, कौन से फॉर्म में लिखो? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके ऊपर एरो लगा दो, और जो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, स्केलर क्वांटिटीज है, उनके ऊपर एरो ना लगाओ। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही लिखो, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ा था
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। बोलो भैया, जब मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो मैं बी ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मुझे मिल रही है, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर एरो लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं। क्लियर है? किसी ने पूछ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। कहानी समझ में आ रही है सभी को? हम सब लोग समझ रहे हैं फाई यहां मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है। अब थीटा तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, आपको बोलता हूं थीटा एंगल किस किस के बीच का है, तो आप बोलते थे ए और बी के बीच का है। सेम प्रोसेस यहां पर है, थीटा एंगल किस किस के बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल इतनी यहां तक कहानी क्लियर है आप सभी को? तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी ने मुझसे पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस which is passing normally through a surface in a magnetic field is called magnetic flux. It is denoted by the letter phi. It is a scalar quantity. सीन क्लियर है? फॉर्मूला वगैरह पूरी कथा क्लियर है? इतना पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करता हूं आपसे। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा, मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात जो है, जो हमें अच्छे से समझनी है, दैट इज थीटा। क्लियर? हम बोलते हैं यहां पर जो थीटा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब बात आती है एरिया वेक्टर। तो जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है अच्छे से, वो लोग एरिया वेक्टर समझते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग ध्यान से सुन लें। किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। क्लियर? अगेन आई रिपीट, किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैं बात कर रहा हूं इस एरिया की, तो ये जो एरिया है, किसी ने पूछा इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर आपकी तरफ होगा, ऐसे। क्लियर? ये जो एरिया है, किसी ने पूछा इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो वो मेरी तरफ होगा। ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे। इसका इस तरफ, इस एरिया का। क्लियर? मतलब ये आपको बिल्कुल जहन में बिठा लो, किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सीन क्लियर है? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? अच्छी बात है। अगर इतनी बात आपके पल्ले पड़ रही है तो आगे की बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा। यहां पर थीटा जो कोण है, थीटा जो एंगल है, वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, सभी लोग ऑन द बोर्ड देखेंगे ध्यान से। ठीक है जी? गौर से देखिएगा सब लोग। आप मुझे ये बताओ, ये मैंने क्या बनाया है? मैग्नेटिक फील्ड। बोले भाई अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे ये बताओ जरा, ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है। ये और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल। अभी अब बताओ, ये 90 से कम है या ज्यादा है? अब और कम, अब 0। मतलब ये वाली पाम और ये वाली पाम एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो एंगल 0 डिग्री। तो ऐसे बोल सकता हूं कि ये पाम और ये पाम अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो एंगल 0 डिग्री। अब कितना है? अब यानी पैरेलल होंगे तो 0 है ना, और 0 से ये मैंने बढ़ा दिया, अब कितना हो गया? 90। बात समझ में आती है सभी को? अच्छी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूं, थीटा एंगल किस किस के बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। तो गौर से देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप बताओ, जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखा है, पहले आप बताओ। ऐसे रख रहा हूं, इसका मतलब कैसे रख रहा हूं? परपेंडिकुलर। ऐसे ही तो रख रहा हूं। अब वो मुझसे कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये जो सरफेस मैंने परपेंडिकुलर रखा है इसका एरिया ए है। तो कह रहा है इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो भैया अपने को ज्यादा नहीं मालूम, अपने को तो फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सीन क्लियर है सभी को? तो फाई इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ए एरिया है, एरिया हो गया कॉस। अब ये थीटा ही कलाकारी है एक्चुअली। थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है।
अब आप गौर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, बोलो भैया किस तरफ डायरेक्शन है, इस तरफ। अब ये जो सरफेस आपने मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है, अब आप ही बताओ इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इस एरिया का मैंने एरिया वेक्टर बना दिया इधर की तरफ। अब आप बताओ मैंने क्या बोला था, एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, कितने डिग्री का एंगल हो गया, 0। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, सरफेस रखा है परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल कितना आ रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा। cos 0 कितना होता है, 1 का मल्टीप्लाई बी ए से करूंगा, ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं है बात समझ, सीन क्लियर है। एक दो केस और करते हैं, देख के बताइएगा आप लोग। चलो बताओ ये क्या बनाया है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड, सीन क्लियर है। अब मैंने ये जो सरफेस है ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखा है, पैरेलल रखा है। आप सामने से देखेंगे आपको क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगी केवल ऐसी, यस और नो। ये मैंने यहां पर सरफेस रख दिया, सीन क्लियर है सभी को। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसमें मैंने सरफेस पैरेलल रख दिया, कह रहा है सरफेस का एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो फिर से देखते हैं, फाई बराबर बी ए कॉस, अब थीटा कितना रखूं, तो मुझे मालूम है थीटा एंगल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा। अब बताओ ऐसे रखा है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो ये मैंने इसका एरिया वेक्टर बना दिया। अब आप ही बता दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, कितने डिग्री का एंगल हो गया, cos 90 कितना होता है, 0 का मल्टीप्लाई बी ए से करूंगा, तो ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स 0। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, नीचे वाला मैक्सिमम है, थाप थपर रहे जाएंगे बाल। सीन क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत। तो थीटा एंगल किस किस के बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, समझ गए। तो अब थोड़ा सा एक सीन और दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा, बताओगे। तो गौर से देखिएगा सब लोग, ये बताओ, चलो ये मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है एक सरफेस है, सरफेस भी आप ही रखो, वो जो कह रहा है सरफेस है और सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। तो बताओ सरफेस कैसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, हाँ तो ऐसे रखा हुआ है। सीन क्लियर है सभी को। सामने से आप देखोगे आपको केवल एक लकीर नजर आएगी, यानी इट वुड बी लाइक दिस, और ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये तो बोल रहा है। तो कह रहा है कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा इससे। तो भैया हम लोग ज्यादा नहीं जानते, हमें मालूम है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। तो फाई बराबर बी ए कॉस, अब अपने को बॉस थीटा चाहिए, तो मुझे मालूम है थीटा एंगल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गई, ठीक है। अब एरिया वेक्टर, तो सरफेस ऐसे रखा है, तो बताओ भाई ये जो एरिया है इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, क्रॉस में आएगा हल्का सा, तो ये ऐसे बना दूं, बोला भैया। तो मुझे एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर यानी ये वाला एंगल चाहिए बॉस। तो मुझे दिख रहा है ये वाली लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये पूरा 90 है, तो 90 में से अगर ये 30 माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, कितना एंगल हुआ। तो यहाँ थीटा कितना रखूं, 60, नहीं यही बात है। cos 60 क्यों रखा, बात 60 समझ क्यों रखा, समझ में आया बात, किसी को कोई दिक्कत। तो थीटा एंगल किस किस के बीच का है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, समझ गए। किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर कहां होता है, परपेंडिकुलर, जैसे ये एरिया है, ये एरिया है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। यानी अगर बोर्ड पे मैं फिगर बनाऊं तो जैसे सपोज करिए मैंने ये एरिया बना दिया, ये एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही तो आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, पक्का। अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड में सरफेस रख रहे हो, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये इस टाइप से ये कॉइल होती हैं, इस कॉइल के अंदर ये अलग अलग क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बोले भैया। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल रख दूं और कॉइल के अंदर अगर n नंबर ऑफ टर्न है, तो कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, किसी को कोई दिक्कत। फिर से बताओ थीटा एंगल किस किस के बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, क्लियर। अगर कोई सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है तो ये वाली कहानी बन गई, क्लियर। देखो आप रखा पैरेलल है पर एंगल 90 आ रहा है, रखो परपेंडिकुलर है जहां में पर एंगल 0 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, बात समझ में आई।
इसके बाद जो नोट दिया है पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दिया है, डिफाइन यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, एन नंबर ऑफ टर्न होते तो एन बी ए कॉस थीटा। यस और नो? कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताऊं। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में यूनिट होता है वेबर। क्या होता है? इसे W से डिनोट करते हैं। और सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट होता है मैक्सवेल। और इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, 1 वेबर बराबर होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर? 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ओटीज वगैरह में बहुत पूछा जाता है, याद रखना अच्छे से। क्लियर है? जैसे लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में नापते हैं। क्लियर है? ये तो हो गई इसकी यूनिट। अब बात आती है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, आपने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यस और नो? ए एरिया है, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में नापते हैं। कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा। न्यूटन, न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स का हमने डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा है, mlt-2। मीटर लेंथ होती है कैपिटल एल। ए एरिया है, एरिया नहीं है एम्पियर है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। याद आ रहा है ना? एम्पियर है, एम्पियर का हो जाएगा ए पे पावर कुछ नहीं है तो 1। तो फाई बराबर आपका हो गया m l इंटू एल स्क्वायर t-2, ए की पावर 1 ऊपर जाएगा तो a-1। कौन आ गया? ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है? तो किसी ने मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पूछा तो बता देंगे। आज आपको एक बात का जवाब देना चाहता हूं, सुन लो। आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था और उससे पहले भी बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट बताए थे। तो एसआई सिस्टम में मैंने जो यूनिट बताए थे, एक तो टेस्ला था, एक था वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक था न्यूटन पर एम्पियर मीटर। जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने बोला था टेस्ला आपको याद ही करना पड़ेगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहां से आया, ये मैं रीजन बता चुका हूं पिछले चैप्टर में। F बराबर ILB साइन थीटा, इससे आया था। F बराबर ILB साइन थीटा, पढ़े थे ये रिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट चाहिए था, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, I करंट है, नीचे जाएगा तो करंट की यूनिट एम्पियर, L लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर। आया था, ये बताया था आपको। फिर मैंने बोला था ये जो है चैप्टर 6 का जिस दिन पहला दिन होगा उसी दिन इसका जवाब दूंगा। तो आज वो दिन आ गया है कि ये कहां से आया। तो भैया अभी अभी हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बोलो भैया, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट चाहिए, तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर, अभी अभी देखा हमने। बोलो भैया, अपॉन एरिया नीचे आ जाएगा तो एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, इज इक्वल टू बी कॉस थीटा तो कांस्टेंट है। नहीं, यही बात समझ है? तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर कहां से आया, बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत? ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन ये यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया यहां तक, राइट? आगे बढ़े। यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला के बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो उस न्यूमेरिकल पे हमें फोकस करना है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, कैसी फ्रेम है, और उसका डायमेंशन दे रहा है 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, एरिया दे रहा है उसका। तो आप मुझे बताओ, एरिया दे रहा है 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 10 5 से 50, बोले भैया 50 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब बचा सेंटी, सेंटी कितना होता है 10 की पावर -2, ये भी सेंटी 10 की पावर -2, तो कितना हो गया 10 की पावर -4। क्लियर है? तो वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया इतना है और उसके अंदर 50 टर्न है, यानी नंबर ऑफ टर्न दे रहा है। नंबर ऑफ टर्न को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, एन से। 50 टर्न है, इस टाइप की रेक्टेंगुलर कॉइल है, समझने की कोशिश करिएगा। आप समझ रहे हैं?
ये मैं रेक्टेंगल छोटे इसलिए करता जा रहा हूं जिससे आपको ये फीलिंग आए कि ये स्प्रिंग नुमा शेप है। पेन में हम लोग स्प्रिंग डालते हैं वो सर्कुलर होती है, ये रेक्टेंगुलर है। समझ में आ रही बात? और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है? 50। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आई तो अगली बात है, वो मुझसे कह रहा है कि मैंने इसको काय में रखा हुआ है, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रहा है 0.2 टेस्ला। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? बी से। और कह रहा है, फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर है, उसमें 50 टर्न है, उसे 0.2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो इस रेक्टेंगुलर फ्रेम से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करो यानी क्या कैलकुलेट करो? फाई। और ये 3 सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। पहली सिचुएशन में मुझसे ये कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है वो मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखी हुई है। दूसरे केस में कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स तब कैलकुलेट करो जब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम परपेंडिकुलर रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। और तीसरे केस में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है। सीन क्लियर है? तो एक एक करके हम तीनों केस करेंगे। पहला केस कर रहे हैं। पहले केस में रेक्टेंगुलर फ्रेम कैसे रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में? पैरेलल रखी हुई है। तो मैं हल्का सा पिक्चर बना रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है पैरेलल रखी है, तो आप बताओ कैसे रखूं? जैसे यही रेक्टेंगुलर फ्रेम मान ली, तो कैसे रखूं? पैरेलल रखी है तो ऐसे। सामने से आप देखेंगे क्या नजर आएगा? लाइन नजर आएगी। तो कह रहा है इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। तो भैया हमने पढ़ा है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्न दे रहा है तो एन बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हुआ एन बी ए कॉस थीटा? बात समझ में आई? एन कितना है? 50। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका 0.2। एरिया कितना है? 50 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू कॉस थीटा कितना है? अब मुझे मालूम है थीटा एंगल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा। बोलो भैया। तो एरिया वेक्टर हो गया ऐसे। तो एंगल कितना हो गया यहां पर? 90। कॉस 90 0। कॉस 90 0 होता है। अब 0 के बगल से ये कुछ भी बना रहे हैं, आंसर वुड भी 0। सीन क्लियर है सभी को? दूसरा केस। दूसरे केस में क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर रख रहा है सरफेस को। तो भैया ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, सरफेस परपेंडिकुलर है, तो बताओ कैसे रखूं? ऐसे रखूं यानी लाइक दिस। सीन क्लियर है? अब पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा कितना रखूं? तो मुझे मालूम है थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। अब आप बताओ ये जो सरफेस ऐसे है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है। एंगल कितना हो गया? 0। कॉस 0 1 का मल्टीप्लाई एनबीए से करूंगा, एनबीए। क्या आपको स्टेप समझ में आया? अब रख दो वैल्यू। एन कितना है? 50। बी हमारा कितना है? 0.2। एरिया कितना है? 50 इंटू 10 टू दी पावर -4। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? बोलो भैया। तो फाई इज इक्वल टू, यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो 0 बढ़ाऊंगा। बोलो भैया यस और नो? 0 से 0 उड़ा दूं, 5 तो ये बच गए। 52 सा 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4, 10 की पावर -2। मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर। क्या? वेबर। बात समझ में आई सभी को? तीसरा केस। तीसरे केस में सरफेस कैसे रख रहा है? 30 डिग्री के एंगल पे। फिगर बना रहा हूं इसका। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ भैया सरफेस 30 डिग्री के एंगल पे रखना है, कैसे रखूं? ऐसे। सामने से आप देखोगे आपको क्या नजर आएगा? इस टाइप की लाइन नजर आएगी और ये एंगल हमको वो 30 डिग्री दे रहा है। तो चलो भैया फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा कितना रखूं? तो थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। ये जो एरिया, इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे ही तो होगा। तो इसका मैंने ये क्या बना दिया? एरिया वेक्टर। अब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? समझ गया ना? 60। क्यों हुआ 60? समझ में आया बात?
क्योंकि ये पूरा 90 था, 90 में से ये 30 माइनस कर दिया तो ये 60 बचा। यस और नो? तो cos 60। स्टेप क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो 5 बराबर, बताओ भैया नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? या 1 मिनट, cos 60 कितना हो गया? cos 60 कितना हो गया? 1/2 का NBA से मल्टीप्लाई करूंगा तो लिख दूं? कोई दिक्कत? अब आगे की अप्रोच में आपकी तरह नहीं करूंगा। आप क्या करते हैं यहां पर, वो कर सकते हैं, 100% करेक्ट है। NBA, N की वैल्यू ये रही, B की वैल्यू ये रही और एरिया की वैल्यू ये रही, रख के सॉल्व कर लेते। आप देखो ना यार, ये NBA की वैल्यू आ चुकी है तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। क्लियर? वो वाली अप्रोच से तो आप कर ही लोगे, ये भी अप्रोच है। क्लियर? NBA की वैल्यू हमारी ये आई है, बोलो भैया, डिवाइडेड बाय 2। 2 से 5 कैंसिल करूंगा 2.5 टाइम्स, तो 5 बराबर हमारा हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? नोट इट डाउन, इसको अच्छे से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।